स्टार्टअप किया, छोटा बिजनेस है, तो 1-2-5 साल रन किया मैंने। अब मुझे लग रहा है कि मैं इस बिज़नेस को मुझे एक बड़े शहर में, है ना, एक शहर से दूसरे शहर में लेके जाना है। कैसे करूँ मैं इसको? यूनिट इकोनॉमिक्स खराब हो रही है, कॉस्टिंग आपकी बढ़ रही है चीज़ों की, आपका प्रॉफिट डाउन जा रहा है। आप सही समय पर मेजर ले सकते थे, अगर आपकी कॉस्टिंग कंट्रोल में नहीं हो सकती है। कि मुझे कोई फ्रेंचाइज लेनी है तो मैं कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं ध्यान रखूँ उस फ्रेंचाइज लेते टाइम? साइड अनकंट्रोल चीज़ें हैं, अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया, गलत, फिर ब्रांड का कोई हाथ नहीं रह जाएगा। बड़े बड़े ब्रांड्स भी बंद होते हुए मैंने देखे हैं। और पैसे की कैलकुलेशन हमें कैसे लगानी चाहिए कि क्या ये फ्रेंचाइज हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी? यही गधे हैं सारे के सारे, अकल से पैदल हैं, धंधा करने की अकल नहीं है। अगर इतना ही अच्छा प्रपोजल है तो अपना घर बार बेचकर, अपने सारे गहने जवाहरात बेचकर अपना पैसा क्यों नहीं लगा रहा है? कि कोई भी बिजनेस हमें स्टार्ट करें तो उसको रेंटल प्रॉपर्टी पे करना चाहिए या खुद की ओन प्रॉपर्टी लेके करना चाहिए? क्योंकि रेंटल पे लेंगे तो उसका रेंट देना पड़ेगा, इतनी तो हम प्रॉपर्टी अपनी खुद की ले लेंगे कैसे? अपना ब्रांड डाइवर्सिफिकेशन तो करो। आपको लग रहा है कि एक ब्रांड के बाद दूसरा ब्रांड खोलना है, आप स्टार्ट करो, लेकिन पहले वाला ब्रांड सेटल करने के बाद। सर, कोई ऐसे कौन से बिजनेस है जिनको आज हमें फ्रेंचाइज मॉडल पे लेके जाना, मतलब हमें लेना चाहिए? लेकिन मैं कहूँगा सोचना गलत है कि बिजनेस कौन सा करूँ। बिजनेस कोई भी करो, आप देखो उसकी डिमांड क्या है, उस बिजनेस को आप लगातार कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उस बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है। दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो या कम निवेश में अपने बिजनेस को चालू करना चाहते हो और चाहते हो कि अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज मॉडल पे लेके जाना, तो आज हम बात कर रहे हैं कैसे फ्रेंचाइज मॉडल पे काम किया जा सकता है, कौन कौन से फैक्ट है जिसके थ्रू हम फ्रेंचाइज मॉडल को देख सकते हैं और वो कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमें देखनी चाहिए एज ए फ्रेंचाइज लेते टाइम पे। तो आज हमारे साथ में है आशीष कुमार अग्रवाल सर, जो कि franchisebataao.com के ऑनर है। वेलकम सर इस पॉडकास्ट में। और सर, मैं शुरुआत करना चाहूँगा, आज हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन कहीं ना कहीं पे और जो स्टार्टअप कर रहे हैं उन्हें आज पता नहीं कि वो फ्रेंचाइज मॉडल क्या होता है। तो मुझे सिंपल आसान शब्दों में बताइए कि फ्रेंचाइज क्या होती है। चलो, मैं इसका जवाब एक स्टोरी के माध्यम से देता हूँ। दो दोस्त होते हैं, आकाश और दीपक। कॉलेज के बाद दोनों ने सोचा कि हम एक बर्गर का कार्ट लगाएंगे। दोनों ने मेहनत करके एक बर्गर के कार्ट की शुरुआत की, क्वालिटी बर्गर बनाया और वहाँ से उन्होंने सेल करना शुरू किया और बहुत सक्सेसफुली वो बिज़नेस रन किया। जब वो बहुत कमाने लगे तो दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया। क्या डिस्टर्बेंस आया? एक कह रहा है कि मैं इसको वन हैंडेडली लेके जाऊंगा, दूसरा कहता है कि मैं लोगों को इनवाइट करूंगा कि आप मेरे जैसा कार्ट कहीं और खोलें। फिर हुआ क्या? दोनों ने कहा चलो एक काम करते हैं, अपना अपना शुरू कर लेते हैं। तो आकाश क्या करता है, जितने पैसे कमाए थे उतने ही पैसे लगाकर अपने पैसों से 4 जगह अलग अलग कार्ट लगा लेता है। अब उसको क्या समस्या आ रही है? 4 कार्ट पर एक ही दिन देखने जाना, मैनेज करना, सुपरवाइज करना, हर जगह क्वालिटी को चेक करना, सेल्स कहीं कम आ रही तो वहाँ के मैनेजर से बातचीत करना, मतलब कि पीपल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और उसके बाद ऑपरेशंस, हर जगह आकाश को तकलीफ आ रही है। दीपक ने क्या किया? दीपक ने कहा कि देखो मेरे पास पूरा SOP है, सिस्टम है, अगर आप ऑनरशिप ले सकते हो, अगर आप जैसा मैं यहाँ पर सर्विस दे रहा हूँ, क्वालिटी दे रहा हूँ, वैसी क्वालिटी आप दे सकते हो, तो आप मेरे ब्रांड के नाम से आप अपने शहर में अपनी जगह पर बिजनेस चालू कर लो। 1 साल के अंदर उसने 50 लोगों को इनवाइट किया, 50 अलग अलग काउंटर्स बना दिए। जहां पर आकाश 4 काउंटर्स तक सीमित रह गया और वहां पर भी उसे तकलीफ आ रही थी, और वहीं पर दीपक ने क्या किया? 50 लोकेशंस पर अपना ब्रांड लेकर चला गया, बिजनेस बढ़ गया और उसके बाद उसने उस बिजनेस को IPO पर ले आया। तो ये जो लोगों को इनवाइट किया, अपने ब्रांड का नाम दिया या IP दिया और अपना एक सिस्टम दिया, इसको फ्रेंचाइजिंग बोलते हैं। जब आप अपना सेल्फ ग्रोथ करते हो तो आप एक दुकान के मालिक बनते हो। आज आप एक दुकान चला रहे हो, आप एक दुकान के मालिक बनते हो। जब आप फ्रेंचाइजी मॉडल पर अपने बिजनेस को लेकर जाते हो तो आप पूरे शहर के मालिक बन सकते हो। जैसे आज मैकडोनल्ड 42,000 आउटलेट्स वर्ल्ड वाइड हैं। आज इस ब्रांड के नाम को क्या कहें कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज सिर्फ M लिखा होता तो लोग समझ जाते हैं, जबकि उनका लोगो और उनके बर्गर से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, आज डोमिनोज, आज 7-Eleven, आज अमूल, आज ये सारे ब्रांड कौन से ब्रांड हैं जिन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल को अपनाया, अपने ब्रांड का एक्सपेंशन किया, लोगों तक लेकर गए अपने बिजनेस को। आज किसी के 10,000 आउटलेट, किसी के 40,000 आउटलेट, किसी के 70,000 आउटलेट वर्ल्ड वाइड हैं।
तो फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से अपने बिजनेस को बड़े आसानी से बढ़ा सकते हो। फ्रेंचाइजिंग कुछ भी नहीं है, फ्रेंचाइजिंग पर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल को लोगों को इनवाइट करते हो कि आप हमारे बिजनेस से जुड़िए, हमारे बिजनेस में पार्टनर बनिए, और जैसा काम हम एक स्टोर पर कर रहे हैं वैसा ही आप अपने जगह पर, अपने शहर पर एक और स्टोर पर करिए। सर यदि बात करो, आपने जिससे बोला कि फ्रेंचाइज मॉडल के बारे में बताया, अगर मेरा बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस को एक फ्रेंचाइज मॉडल पे लेके जाना चाह रहा हूँ, स्टार्टअप किया, छोटा बिजनेस है, तो 1-2-5 साल रन किया मैंने, अब मुझे लग रहा है कि मैं इस बिजनेस को मुझे एक बड़े शहर में, है ना, एक शहर से दूसरे शहर में लेके जाना है, कैसे करूँ मैं इसको? देखो, बिजनेस में क्या होता है, आपका लोकल मार्केटिंग प्लस ट्रस्ट प्लस सिस्टम, मतलब मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ, ठीक है ना, लोकल, ट्रस्ट और सिस्टम, LTS आप इसे कह सकते हैं। लोकल लेवल पर लोग आपको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आप कहोगे कि मैं इंटरनेट पे छाया हुआ हूँ, मेरे 50 लाख सब्सक्राइबर हैं, 5 करोड़ फॉलोवर, 5 करोड़ लोग मुझे देखते हैं, लेकिन आपको लोकल पर कोई जानता ही नहीं है, ठीक है ना, तो उस बिज़नेस का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक शॉप रन कर रहे हैं, एक बिज़नेस रन कर रहे हैं, लोकल लेवल पर आपके पास कस्टमर बेस होना चाहिए। दूसरा, आप जो काम कर रहे हैं, आप जैसे सर्विस दे रहे हैं, उसकी वजह से आपका ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए, क्योंकि आज आप एक दुकान से दूसरी दुकान करेंगे तो दूसरी दुकान तभी चलेगी जब लोगों के बीच में ट्रस्ट होगा। और तीसरा, एक सिस्टम होना चाहिए। आप एक दुकान से दूसरी दुकान बिना सिस्टम डेवलप किए तो कर ही नहीं सकते हो। सिस्टम इट्स मैंडेटरी, क्योंकि आप जब तक ह्यूमन लेवल पर रहेंगे तब तक आप उस ब्रांड की फ्रेंचाइजिंग या एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे। आपको ऑटोमेशन पर और सिस्टम पर तो आना ही पड़ेगा। तो आपको जब एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाना है, मेरी एक किताब है 1 to Many, मैंने उसमें यही समझाया है कि 1 से ज़्यादा कैसे करें, 1 से 1000 कैसे करें, 1 से 5000 कैसे करें। तो जब आपको 1 से दूसरा करना है, जो प्रोसेस 1 से 2 करने का है, वही प्रोसेस 1 से 100 करने का है। तो आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मेरे बिना ये दुकान कैसे चलेगी। क्या हमने हर एक ऑपरेशंस का एक सिस्टम बना दिया है? चाहे वो दुकान ओपनिंग से लेकर दुकान क्लोजिंग तक जितने भी काम होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपका एक रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में आपको सबसे पहले किचन ओपनिंग हो गई, फिर किचन क्लीनिंग हो गई, ठीक है। किचन क्लीनिंग करने के बाद आपने ये देखना है कि पुराना माल तो नहीं है, ठीक है ना। आपको फ्रेश कटिंग्स करनी है, फ्रेश प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन कितने बजे से शुरू होगी? मान लीजिए कि आप एक सांभर वड़ा सेल कर रहे हैं, डोसा सेल कर रहे हैं, आपकी दुकान तो शुरू होगी 4 बजे, मतलब ग्राहक तो आना शुरू होंगे 4 बजे, लेकिन क्या आप प्रिपरेशन 4 बजे शुरू करोगे? प्रिपरेशन रात से शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको डोसा का डो भिगोना पड़ेगा। अगर आप कहीं बाहर से प्रोक्योर नहीं कर रहे हो तो आपको चटनी बनानी है, सांभर बनाना है, आपको पूरा सांभर बड़ा आपको तल के रखना है। तो आपको पता होना चाहिए शाम को मेरे 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कितने ग्राहक आते हैं। उस ग्राहक के हिसाब से अगर आप पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो आपको ग्राहक रात को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको प्रिपरेशन करके रखनी है। तो उसके बाद आपके प्रिपरेशन वाला काम हो गया। प्रिपरेशन के बाद जब ग्राहक आएंगे तो ग्राहक की बिलिंग कैसे होगी, ग्राहक को सर्विस कैसे मिलेगी, हर छोटी से छोटी चीज़ का सिस्टम। आपको एक SOP बना ली, ये SOP है जी, मेरा दूसरी दुकान खुलेगी तो उस दूसरी दुकान में इस तरीके से काम होगा, तब तो काम हो पाएगा, नहीं तो काम ही नहीं हो पाएगा। तो आपने SOP बनाई, सिस्टम बनाया, आपने क्या लोकल लेवल पर ट्रस्ट डेवलप किया। ट्रस्ट क्या कि आज लोग मेरा नाम ले रहे हैं। जैसे मैं पहले कमला नगर घंटाघर रहा करता था नई दिल्ली में, वहाँ पर एक मनोहर बीकानेरी वाले हैं, ठीक है ना। वहाँ एक ही दुकान हुआ करती थी जब हम रहा करते थे, लेकिन उनकी दुकान पर कई बार आपको समोसा लेने के लिए, ढोकला लेने के लिए, मिठाइयाँ लेने के लिए, सादे की भाजी लेने के लिए आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। उन्होंने क्या देखा कि लोकल लेवल पर हमारा ट्रस्ट बहुत डेवलप हो गया है, लोग दूर दूर से यहाँ पर हमारे पास सामान लेने आते हैं। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कहाँ से आ रहे हैं भाई। उन्होंने देखा कि घंटाघर से आ रहे हैं, वहाँ पर एक दुकान खोल दी। उन्होंने देखा अशोक विहार से आ रहे हैं, वहाँ एक दुकान खोल दी। उन्होंने देखा कृष्णानगर से भी आ रहे हैं, वहाँ भी एक दुकान खोल दी। तो पहले लोकल लेवल पर ट्रस्ट डेवलप किया, ग्राहकों को देखा कि ग्राहक कहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, एक सिस्टम बनाया। ऑनर तो हर जगह नहीं बैठेगा, ठीक है, बिना ऑनर के किस तरीके से काम चलेगा, वो एक पूरा सिस्टम बनाया और सिस्टम बनाकर मल्टीपल लोकेशंस पर आज वो चले गए हैं। और ये शुरुआत है। तो आपको यही काम आपको करना है।
पहले अपना बिजनेस समझना है, अपने ग्राहकों को समझना है, आपको डिमांड समझनी है, लोकल लेवल पर ट्रस्ट डेवलप करना है, सिस्टम बनाना है, फिर आपको वो लोकेशन चूज करनी है जहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर आप काम कैसे करोगे, आपके बिना वो दुकान कैसे चलेगी। बस आप इतना काम कर लो और देखो आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। 1 से 2 करो, 2 से 4 करो, 4 से 40 कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कई बार बिजनेस फ्रेंचाइज के अंदर कई सिस्टम फेलियर भी हो जाता है। ये ऐसा नहीं है, मतलब कई बिजनेसमैन को मैंने देखा है वो अपने फ्रेंचाइज सिस्टम पे आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पे वो एक टाइम के बाद जाके फेलियर होता है। वो क्या रीज़न है फेलियर होने के? अच्छा, अगर मैं IIT IIMs के स्टूडेंट्स की बात करूं तो कितना मुश्किल होता है IITs में जाना, होता है, कितना मुश्किल होता है IIMs में जाना। क्या 100% सक्सेस रेट है क्या वहाँ का? ठीक है, मैं किसी भी स्कूल की बात करूं, वर्ल्ड वाइड कोई भी स्कूल हो, बढ़िया से बढ़िया स्कूल हो, क्या उनके स्टूडेंट का रेट 100% होता है? नहीं क्या होता है। सक्सेस रेट 100% है कहाँ? कहीं नहीं है। ठीक है ना। और मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में तो कहते हैं कि 95% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, 95% बिजनेस फेल हो जाते हैं। वहां पर मैं कहता हूं फ्रेंचाइजी एटलीस्ट 50% तो चल रही है। बट ऑब्वियसली आपके हाथ में सारे कंट्रोल्स नहीं है ना, ग्राहकों का इमोशन आपके हाथ में नहीं है। ठीक है ना। समटाइम्स कंपटीशन आपके हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसीज आपके हाथ में नहीं है। ये कुछ एक रीज़न है जो हम कहें कि बाहर के रीज़न है। बिजनेस फेल होता है 2 ही रीज़न है। एक तो हो गया कि बाहर के जो रीज़न है, ठीक है ना, जो आपके कंट्रोल्ड में नहीं है, अनकंट्रोल्ड रीजंस। दूसरा होता है कंट्रोल्ड रीजन, जिनको आप कंट्रोल कर सकते थे, आपने नहीं किया। जैसे कि आपको एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट थी, आपने सिर्फ कॉस्टिंग बचाने के चक्कर में एम्प्लॉयज़ हायर नहीं किए। ठीक है, जिसकी की वजह से मिसमैनेजमेंट हो गया। कई सारे रेस्टोरेंट में आप जाते होगे, आपको टेबल गंदी दिखती होगी, टाइमली आपको डिलीवरीज नहीं मिलती होंगी, खाना अच्छा है लेकिन उसकी सर्विस खराब है, इस वजह से लोग नहीं जाते हैं। ऐसा होता है ना। फिर वो धीरे 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 क्या है कि वो वहाँ पर जाना ही लोग बंद कर देते हैं, वो सुनसान बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके कंट्रोल में था कि आप सही समय पे एम्प्लॉय हायरिंग कर सकते थे। टेस्ट मान लो बिगड़ रहा है आपका खाने का, आप सही टाइम पे कंट्रोल कर सकते थे, नहीं किया। कॉस्टिंग आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स खराब हो रही है, कॉस्टिंग आपकी बढ़ रही है चीज़ों की, आपका प्रॉफिट डाउन जा रहा है, आप सही समय पर मेजर ले सकते थे। अगर आपकी कॉस्टिंग कंट्रोल में नहीं हो सकती है तो प्राइसिंग आप थोड़ा सा बढ़ाकर आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा बढ़ा देते कि लोग भैया महंगा भी देंगे। आज आप मेरे लिए ठग्गू के लड्डू लेकर आए, ठीक है ना, सस्ते तो नहीं है, उससे सस्ते मार्केट में बहुत हैं, तो क्यों महंगा बिक रहा है उसका भाई? उसने ब्रांड, उसकी क्वालिटी, ब्रांड बनाया ना। ब्रांड बनाया। क्या आपने अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे काम किया? क्या आपने अपनी ब्रांडिंग पे काम किया कि लोग आपके ब्रांड की वजह से 2 पैसा महंगा आपसे आकर खरीदें? समझ रहे हो? तो लोग क्या बोलते हैं कि मैंने अगर प्राइस बढ़ा दिया तो लोग क्या क्यों खरीदेंगे? मैं कहूँगा कि बेचो ही महंगा, लेकिन आप डिफ्रेंशिएशन ऐसा कर दो कि लोग आपसे ही खरीदें। हमारे कमला नगर में थे तो वहाँ पर एक केक शॉप था, सेठी वाला, उसका रेट थोड़े से महंगे थे, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा महंगे थे, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जहाँ पर बाकी केक शॉप्स उस लेवल की नहीं हुआ करती थी, बड़ी साइज़ की नहीं हुआ करती थी, वो थोड़ा सा बड़ा था उनसे, तो सारे प्रोडक्ट्स मिल जाया करते थे वहाँ पर। तो लोग वहाँ पर आते थे परचेज करने के लिए। आप लोग जिस शहर से हो ना, आप अपने शहर में बताओ कि बेस्ट बेकरी शॉप कौन सी है, बेस्ट आपकी स्वीट शॉप कौन सी है, क्लोथिंग स्टोर कौन सी है, या फिर आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कोचिंग सेंटर कौन सा है। वहाँ पर प्राइस थोड़े से हाइक हैं, थोड़े से महंगे हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर भीड़ लगी रहती है कि नहीं लगी रहती है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना अपने शहर का नाम, और जिस दुकान को आप टैग करना चाहते हो उस दुकान का नाम भी जरूर लिखना। आप देखो, आप हिंदुस्तान के किसी शहर में चले जाओ, किसी गली मोहल्ले में चले जाओ, आपको महंगा बेचने वाले मिल जाएंगे, और कोई भी महंगा बेचने वाला आपको खाली नहीं मिलेगा। हर जगह ग्राहक की भीड़ मिलेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि महंगा बेचना गलत नहीं है, ग्राहक को सही सर्विस नहीं देना गलत है, सही प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं देना गलत है। तो आप प्राइसिंग को छोड़ दीजिए, आप ग्राहक की डिमांड के अनुसार, ग्राहक की रिक्वायरमेंट के अनुसार काम करिए, वैल्यू पर काम करिए, उनके सेटिस्फेक्शन पे काम करिए, और देखिए आपके पास प्राइसिंग तो मैटर नहीं रह जाएगा। अब ये अजय, एक्चुअली मैंने बात करी कि फ्रेंचाइजीज क्यों फेल होती है, इस पर आप बात करी। अब मैं बोलता हूँ कि मैं यदि मुझे कोई फ्रेंचाइजी लेनी है
तो मैं कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं ध्यान रखूँ उस फ्रेंचाइजी लेते टाइम? हाँ बिल्कुल, देखो हम इसको जो आपने सवाल कहा ना कि हम फ्रेंचाइजी लेते वक्त कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखें, तो जो फ्रेंचाइजी दे रहे हैं उनको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब कोई फ्रेंचाइजी लेने वाला है तो क्या क्या देखेगा। क्या क्या? सबसे पहली चीज़, जब आप कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, बिजनेस लेने की सोच रहे हैं, हाँ। तो अगर आपने चूज कर लिया है कि मुझे जाना किसी कैटेगरी में है, सबसे पहला आप कैटेगरी चूज करिए। मुझे फूड में जाना है, एजुकेशन में जाना है, हेल्थ केयर में जाना है, ऑटोमोबाइल्स में जाना है, सोलर्स में जाना है, ईवी में जाना है, कौन सी मुझे कैटेगरी में बिजनेस शुरू करना है। आपने कैटेगरी चूज कर ली, अब उसके सब कैटेगरी में आइए। जैसे आप अगर एजुकेशन में आ रहे हैं तो कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग बिजनेस में जाना है, कोचिंग में जाना है तो आपको नीट में जाना है, या फिर आपको K+12 की कोचिंग में जाना है, या कोई स्पेसिफिक एजुकेशन में जाना है, आपको प्री स्कूल खोलना है, K12 स्कूल खोलना है, कोई स्पेसिफिक स्किल बेस्ड एजुकेशन करनी है। मतलब आज के दिन हर कैटेगरी में सब कैटेगरी हैं, सब कैटेगरी में सब कैटेगरी हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये चूज कर लेना है कि हाँ मुझे प्री स्कूल ओपन करना है। मान लीजिए आपने सोच लिया, अब प्री स्कूल की डिमांड जहां पर मैं ओपन करने की सोच रहा हूँ वहाँ है कि नहीं है। ये आउटसाइड अनकंट्रोल चीज़ें हैं। अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया, गलत लोकेशन चूज कर ली, फिर ब्रांड का कोई हाथ नहीं रह जाएगा। बड़े बड़े ब्रांड्स भी बंद होते हुए मैंने देखे हैं, चाहे वो सबवे हो, चाहे मैकडोनल्ड हो, चाहे वो बीकानेर वाला हो, हल्दीराम हो, बंद नहीं बोलूँगा, रीलोकेट होते हुए देखे हैं, क्योंकि उन्होंने गलत लोकेशन पर डिसीजन ले लिया तो वहाँ से रीलोकेशन करना ही पड़ा। तो लोकेशन इज़ वेरी पावरफुल टूल, मतलब कि आपको देखना ही पड़ेगा आप कहाँ ओपन कर रहे हो। जैसे कि आपने बोला कि मुझे प्री स्कूल खोलना है, अब लोकेशन देखो, लोकेशन में क्या देखना है, प्री स्कूल में बच्चे कैसे आएंगे, वहाँ पर उस एरिया में कितने बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं कहीं उससे ज़्यादा ओवर सप्लाई ऑफ प्री स्कूल तो नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने कैलकुलेट करी, ठीक है ना, ऑडिट किया आपने कि हाँ यहाँ पर मुझे आराम से 100 बच्चे मिल जाएंगे विद इन नेक्स्ट 6 मंथ। 100 बच्चे मिल जाएंगे तो आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स प्रॉफिटेबल हो जाएगी। ठीक है, अब आपने ये देख लिया। अब आप चाहते हैं ब्रांड लेवल पर, ये ब्रांड के बाहर की चीज़ें हो गई। अब ब्रांड लेवल पर आते हैं। ब्रांड लेवल पर आएंगे सबसे पहले क्या देखेंगे कि इस ब्रांड का नाम कितना है, इस ब्रांड के नाम की वजह से मुझे कितने बच्चे मिल जाएंगे। जैसे आज आप सैनफोर्ड ले लो, सैमरोक ले लो, जी स्कूल ले लो, ठीक है ना, या फिर कोई बड़ा ब्रांड ले लो, उस ब्रांड की वजह से आपको बच्चे पहले दिन मिल जाएंगे। लेकिन आपने आशीष प्री स्कूल खोल लिया, कोई जानता ही नहीं भाई आशीष प्री स्कूल को, ठीक है ना, सुनील प्री स्कूल खोल लिया, कोई नहीं जानता ना, तो हमारे नाम से उसे स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, नाम देखो। दूसरी चीज क्या है, काम देखो। ठीक है ना, काम में क्या देखना है कि उनका करिकुलम कैसा है, बच्चों को पढ़ाने का सिस्टम कैसा है, कितने बच्चों पर एक टीचर वो रखते हैं, और साथ साथ में क्या उनका अंदर का इंटीरियर कैसा होता है, टॉयज़ कैसे होते हैं। मतलब कि जो इक्विपमेंट्स हैं, अगर जो मशीनरी का काम होगा तो इक्विपमेंट हो गए, यहाँ पर हमारे इक्विपमेंट क्या हो गए, टॉयज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ये सब चीज़ें कितने अट्रैक्टिव हैं, जो बच्चों को भी अट्रैक्ट करेंगी और उनके पेरेंट्स को भी अट्रैक्ट करेंगी। तो पहला नाम देखा, दूसरा काम देखा, अब तीसरा दाम देखो। ठीक है ना, तो 3 चीजें देखनी है, नाम, काम और दाम, जब आप बिजनेस लेने जा रहे हो। ठीक है ना, अब दाम क्या देखो भैया, फीस स्ट्रक्चर कितना है, पता चले कि भैया नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन फीस कितनी है, 15,000 रुपये महीने की है, 25,000 रुपये महीने की है, और वहां पर जो पेइंग कैपेसिटी है वो 4,000 5,000 वाले लोग हैं। आप बताओ चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नाम भी अच्छा, काम भी अच्छा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन दाम नहीं करो, वहां के लिए नहीं, वहां के लिए नहीं, कहीं और के लिए होगा। हाँ, ठीक है, तो आपको दाम देखना है जी। दाम देख लिया आपने कि दाम के बाद उस दाम के अंदर आ जाता है कॉस्टिंग भी। वो बोलते हैं कि नहीं आपको, चलो आपके 5,000 वाले हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जो टीचर रखोगे वो टीचर 50,000 रुपये से कम की नहीं होनी चाहिए, हमें कम से कम 5,000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए। मतलब आपकी कॉस्टिंग 100 बच्चे आने के बाद भी आपकी ROI निकल, आपकी ब्रेक इवन नहीं निकल कर आ रहा। ROI तो बहुत दूर की बात है, ब्रेक इवन ही नहीं हो रहा, आप प्रॉफिटेबल ही नहीं हो रहे हो। तो ऐसा बिजनेस करके क्या करना, जहाँ पर हम सर्विस तो अच्छी दे दें, क्वालिटी तो अच्छी दे दें, ग्राहक तो हमारे नाम का भजन करें, लेकिन हमें घर में भोजन करने के लिए भी ना हो, हम खाली पॉकेट है। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, लोग तो हमारे नाम का भजन कर रहे हैं लेकिन हमारे पास भोजन भी नहीं है करने को। तो ऐसा काम कभी मत करो। राइट, पहले भोजन की व्यवस्था करो, भजन तो अपने आप कर लोगे। राइट, ठीक है, तो आप फिर दाम देख लिया। दाम के बाद अब आपको क्या देखना है, सिस्टम देखना है, उनका सिस्टम कैसा है जी। ठीक है ना, वो मार्केटिंग में कितना इन्वेस्ट करते हैं, उनका कोऑपरेशन कैसा रहता है आपके साथ, कल को कहीं आप फंस जाओगे तो हैंड होल्डिंग कैसे करेंगे, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में क्या क्या नियम और शर्तें लिखी हुई हैं,
रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके क्या हैं एज ए फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजर के क्या हैं, ठीक है, आपके कितने साल का एग्रीमेंट है। पता चले कि एवरेज ROI आ रही है 3 साल में और एग्रीमेंट ही 4 साल का है, मतलब आप केवल अपने पैसे निकालने के लिए बैठे हो। सही हो गया, सही बात है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। तो एटलीस्ट 2x to 3x तो होना चाहिए जितने भी साल में एवरेज ROI आ रही है। ओके वर्स्ट के सिनेरियो देखो, बेस्ट के सिनेरियो मत देखो, ओके ठीक है ना। आपको वर्स्ट के सिनेरियो में जितने साल में ROI आ रही है उसका मिनिमम 2x और बेटर केस में 3x टाइम्स तो आपका फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट टर्म होना ही चाहिए। अगर इतना नहीं है तो ऐसे ब्रांड से दूर ही रहो, मत लो ऐसे ब्रांड की फ्रेंचाइजी। और अगर आप एक ब्रांड ओनर हो तो आप खुद निकालो कि भैया आपकी जो दुकानें हैं वो कितने साल में प्रॉफिटेबल हुई थी, उसमें 3 महीने 6 महीने और जोड़ दो, क्योंकि आपका अपना बिजनेस था, आपने जल्दी कर लिया, दूसरे के बिजनेस को आने में 3 महीने 6 महीने टाइम और लगेगा। एटलीस्ट उसका 2 टाइम्स आप फ्रेंचाइजी टर्म रखें बेयर मिनिमम, और गुड के सीनियरों में आप 3 टाइम्स रखें कि सामने वाला बोले कि हाँ मैं इस ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेके कमा रहा हूँ। सबसे बढ़िया मार्केटिंग होती है माउथ टू माउथ मार्केटिंग, ठीक है ना। आज आपने कोई बिजनेस लिया, वहां से आप कमा रहे होगे, आप नहीं भी चाहोगे तो 4 लोगों के सामने बोलोगे यार बिजनेस बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है इसकी फ्रेंचाइजी लेकर, दिल बाग बाग हो गया, मेरा घर बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो आप 2 चीज़ें कर रहे हो, एक तो आपको ये भी नहीं पता कि आप जाने अनजाने में उसको कितनी दुआएं दे रहे हो, उसके लिए आप क्या बढ़िया काम कर रहे हो, ठीक है ना, आप उसकी ब्रांड को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हो। और दूसरा जब आप लोगों के सामने बोल रहे हो वो भी आगे बोलेंगे तो वहीं से ग्राहक भी निकल कर आएगा आपके लिए। तो बस इतना ही कुछ देखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है आपको। कई बार सर, कई बार कस्टमर भी किसी फेक फ्रेंचाइज में फंस जाता है, हम कैसे बचा जाए फेक फ्रेंचाइजी से? फेक फ्रेंचाइजी से हमारा मतलब क्या है? मतलब कहने मतलब है कि हमने फ्रेंचाइज ले ली बट फ्रेंचाइज ने कहीं नहीं कहीं पे वो उनका सिस्टम अच्छा नहीं था, है ना। मैं बताता हूँ सर, बिल्कुल मैं बताता हूँ सर फेक फ्रेंचाइजी से हमारा मतलब क्या है। सर मैं आपको ना एक प्रपोजल दे रहा हूँ सर, ठीक है ना। मेरे पास एक ब्रांड है, मान लीजिए कि कोई बर्गर का ब्रांड है जी सर, 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और हर महीने 2 लाख रुपए मिनिमम गारंटी दूंगा आपको और 6 महीने में आपके पूरे पैसे रिटर्न कर दूंगा जी। आप बताओ सर कैसा लग रहा है प्रपोजल? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 2 महीने में मुझे 2 लाख रुपए देते रहोगे आप, हाँ, और 6 मंथ के बाद मेरा जो पैसा है वो मुझे आपको रिटर्न मिल जाएगा। आप इन्वेस्टमेंट कर लोगे? मैं तो रेडी हो जाऊंगा उस चीज को लेकर। यही गधे हैं सारे के सारे लोग, अकल से पैदल हैं, धंधा करने की अकल नहीं है, ठीक है ना। मतलब बुरा मत मानना मेरी बात को, बिल्कुल सही बात है। आप ये होता आपने कैलकुलेट नहीं किया कि 20 लाख रुपए में 10% महीने की रिटर्न कैसे दे देगा, मुझे 6 महीने में 100% मनी बैक कैसे दे देगा। अगर इतना ही अच्छा प्रपोजल है तो अपना घर बार बेचकर, अपने सारे गहने जवाहरात बेचकर अपना पैसा क्यों नहीं लगा रहा है? आज बैंक का रिटर्न क्या है, FD क्या आती है 6% 7%, ठीक है ना। आपको लोन चाहिए तो 11% में मिल जाता है, 12% मिल जाता है, साल का 12% आप बैंक से लोन ले सकते हो और आप यहां पर साल का 120% दे रहे हो। या तो भाई सुनने वाला गधा है या देने वाला गधा है, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि फेक फ्रेंचाइजी जो है ना, वो देने वाला तो पहले से क्लियर है कि मुझे तो लोगों को डुबाना है, हाँ, बिल्कुल। मतलब उसका तो मन में पहले से फ्रॉड है कि मुझे फ्रॉड करके ही जाना है। लेकिन लेने वाले पागल क्यों हैं? लेने वाले इसलिए पागल है क्योंकि उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिखता है वो पहले से। प्रॉफिट देखिए, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना कि सिर्फ आप ऊपर ऊपर मत देखिए, आप उसके पीछे देखिए कि क्या चीजें हैं। अब होता क्या, जैसे स्टॉक्स में क्या होता है, बहुत सारे स्टॉक गुरुज आ गए पेनी स्टॉक बोल के कि 10x रिटर्न, 5x रिटर्न, 20x रिटर्न। क्या सारे स्टॉक रिटर्न दे रहे हैं क्या? ठीक है, तो लाइकवाइज कुछ बिजनेस होंगे जो अच्छा रिटर्न दे रहे होंगे, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होंगे, लेकिन गारंटेड रिटर्न जहां आता है ना, वहां पर अपने कान खड़े कर लीजिए। गारंटेड ये छलावा है, आपको पागल बनाने का काम है। गारंटेड रिटर्न कुछ नहीं होता है गारंटेड रिटर्न। अगर गारंटी किसी चीज़ की हो ना तो आपको कोई फ्रेंचाइजी देने की जरूरत नहीं है। आप खुद से अपना काम करिए, अपना सारी प्रॉपर्टी बेच दीजिए, लोगों से उधार ले लीजिए, लोन ले लीजिए, कर्जा ले लीजिए और अपना काम कर लीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, सही बात है। लेकिन गारंटेड रिटर्न कुछ होता ही नहीं है। किस चीज़ की गारंटी आप दे रहे हो? धंधे में कोई गारंटी नहीं होते हैं। मैंने 11th क्लास की बिजनेस स्ट्रेटेजी में पढ़ा था, बिजनेस का पहला रूल ही रिस्क है। वेयर देर इज नो रिस्क देर इज नो बिजनेस। यस। तो आप क्यों भूल जाते हो फ्रेंचाइजी से प्योर बिजनेस? फ्रेंचाइजिंग कोई भी स्कीम नहीं है, फ्रेंचाइजी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्रेंचाइजी कोई गारंटी का नाम नहीं है।
फ्रेंचाइजी इज प्योर बिजनेस। आप बिजनेस कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, इसमें आपको प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, आपकी कैपिटल एट स्टैक भी होगी और आपकी कैपिटल मल्टीप्लिकेशन भी होगी। बिजनेस वही होता है जहां पर आप 100 से लाख भी बना सकते हो और 100 के जीरो भी कर सकते हो। अगर 100 से लाख बनने की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, लेकिन 100 से जीरो भी हो सकता है, ये नहीं बता रहा हूं आपको, तो इसका मतलब है कि मैं आपके साथ कोई स्कीम खेल रहा हूं, कोई गैम्बलिंग कर रहा हूं, आपको फंसाने की साजिश कर रहा हूं। सबसे पहला सवाल ये पूछिए कि इस बिजनेस में रिस्क क्या है, किन कंडीशन में मेरा पैसा रिटर्न नहीं आएगा, किन कंडीशन में मेरा बिजनेस डूब जाएगा। हम ये बात ही करना उचित नहीं समझते हैं। क्यों नहीं पूछते हैं भाई? बिजनेस है, डूब सकता है पैसा। आज सपोज करिए कि आज ईवी बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है ईवी, हर कोई क्या बोलता है। मैं आपको एक बताता हूँ, एक ब्रांड है मेरे पास, वो ब्रांड ईवी की फ्रेंचाइजी दे रहा है, बढ़िया बिजनेस है, ठीक है। वो बोलता है कि उसकी जो कैलकुलेशन शीट है, बोलता है कि आप 50 लाख रुपए लगाओ, 1 साल के अंदर आपके 5 करोड़ रुपए आने का चांसेस है। वो ये नहीं बोलता आ जाएंगे, वो बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो नहीं हुआ तो कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल, ठीक है। अब आपने ईवी जहाँ पर खोला, वहाँ पर लोग ईवी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। सब लोगों ने अपने ही घर में ईवी के पंप्स लगा लिए, मतलब ईवी के आपने गन्स लगा ली, सब खुद ही रिचार्ज कर रहे हैं। नहीं आ रहे मार्केट में रिचार्ज करने के लिए, तो आपका पैसा डूबने का खतरा है। ये बात वो बोलते हैं। बट दिस इज बिजनेस, दिस इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट। देयर इज नो गारंटीड रिटर्न्स। हाँ, देयर आर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। यस, ये रिटर्न्स आने की उम्मीद है। अब उम्मीद तो बट ऑब्वियसली है ही ना। अब किसी ने इन्फोसिस का शेयर 80s में लिया होगा, तो कहते हैं कि एक जो शेयर था आज वो करोड़ों का हो गया है जी, ठीक है। तो ऐसे ही आज आप ब्रांड्स देख लीजिए, जितने भी ब्रांड्स हैं वो आज शुरुआत जीरो से हुए थे, आज कोई 72,000 करोड़, कोई 70,000 करोड़, कोई 50,000 करोड़ का बना, तो बट ऑब्वियसली बनाया ना उन्होंने बिजनेस, ठीक है। तो लाइक वाइज जब आज आप काम कर रहे हो तो आपका बिजनेस भी मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन उसी समय पर कई सारे बिजनेस जो होंगे वो फेलियर भी हुए हैं, तो आप फेलियर भी देखो। तो फेक फ्रेंचाइजी ऐसे ही होती हैं जो आपको लालच देती हैं, गारंटेड रिटर्न्स देती हैं, आपको स्कीम्स में फंसाती हैं। और ये स्कीम सबसे ज़्यादा सर मैं देखता हूँ, ये सबसे ज़्यादा स्कीम्स हमें नेट के थ्रू मिलती है, बिकॉज कहीं ना कहीं डिजिटल आजकल इतना हो चुका है, और डिजिटल अपने आप को मतलब प्रमोट करने के लिए और प्रमोशन के थ्रू हमें लगता है कि या डिजिटल पे इतना प्रेजेंस इनकी वेबसाइट के थ्रू हो गया या इनकी सोशल मीडिया साइट के थ्रू हो गया, पीछे बैकएंड्स में हम जाके नहीं देख पाते हैं। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है इस चीज़ को लेकर। बिल्कुल हो सकता है जी। देखिए आज के समय में ऑनलाइन में दूसरा जो अपना बता रहा था, एक तो मैंने बताया गारंटेड रिटर्न्स या फिर ओवर प्रॉमिस, ये तरीका होता है। दूसरा तरीका पता है क्या होता है फेक फ्रेंचाइजी का? ये ऑनलाइन के थ्रू ही फंसाते हैं। कैसे फंसाते बताता हूँ। जैसे कि आज मैं आपसे 3-4 ब्रांड का नाम लेता हूँ जी, इनकी फ्रेंचाइजी मिल जाए तो अच्छा काम होगा कि नहीं होगा। अमूल की फ्रेंचाइजी कैसी है जी? बिल्कुल अच्छी है, ठीक है ना। आज रिलायंस बोलेगी, रिलायंस रिटेल की ले लो जी, कैसी है फ्रेंचाइजी? नेचुरल आइसक्रीम वाला मजेदार दे रहा है, ठीक है ना। आज पतंजलि की है, ठीक है, या फिर और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, ऐसे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनका नाम हो गया है। आईटीसी की फ्रेंचाइजी हो गई, ठीक है ना। ये सब बड़े ब्रांड है, बड़े नाम है, लोगों को पता है कि इनकी फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, कोई पेट्रोल पंप की फ्रेंचाइजी मिल जाए, ठीक है ना। तो लोगों को लगता है ऐसा बिजनेस करने से प्रेस्टीज भी आती है, ठीक है ना, पैसा भी आता है और साथ साथ में पावर भी आती है। जैसे आज आपका पेट्रोल पंप है तो लगता है ना यार कुछ बड़ा काम कर रहा हूँ, मजेदार काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है, इन ब्रांड्स के नाम पर डुप्लीकेट वेबसाइट्स भरी पड़ी हैं। आज आप लिखो पतंजलि फ्रेंचाइजी गूगल पर, आज आप लिखो अमूल फ्रेंचाइजी, आज आप लिखो आप आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या आईटीसी फ्रेंचाइजी, आपको 10 में से 9 फ्रेंचाइजी की वेबसाइट जो मिलेंगी वो डुप्लीकेट मिलेंगी। ओके, तो आपको पता आना चाहिए कि ये वेबसाइट ओरिजिनल है कि नहीं है, चेक करना पड़ेगा बाकायदा। तो आप कभी भी ऑनलाइन सीधा पेमेंट ना करें, आप पहले प्रॉपर चेक कर ले, ठीक है ना। अब ये बड़े बड़े ब्रांड है, अब बाबा रामदेव तो खुद आपसे वीडियो कॉल करेंगे नहीं। कोई ना कोई आदमी हम जैसा कर रहा होगा तो उसे लगेगा नहीं ये तो भैया पतंजलि वाला ही आदमी है, ठीक है। वो आपको बोर्ड दिखा देगा, वो आपको सब चीज़ें दिखा देगा। लाइक वाइज जैसे वो डिजिटल अरेस्टिंग हो रही थी, सामने पुलिस वाला बैठा होता था, पुलिस वाला बन के, वो पुलिस वाला थोड़ी होता था, वो चोर होता था, राइट, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको बड़े बड़े ब्रांड के नाम पर लूटा जाता है। आपको समझना पड़ेगा कि वो सही लोग हैं कि नहीं है। आप इनकी वेबसाइट पर चले जाएं, साफ साफ लिखा होता है इनकी वेबसाइट पर कि आप हमारे नाम से चलने वाली बाकी वेबसाइट से सावधान रहें।
क्योंकि आज किसी को आपने मेरे नाम पर पैसे दे दिए, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ उस काम के लिए। दिए आपने हैं, आप जिम्मेदार हो। देने से पहले आपको कंफर्म करना चाहिए था वो आशीष अग्रवाल का आदमी है भी कि नहीं है, आशीष अग्रवाल से कनेक्शंस कैसे हैं। आप मुझसे फ़ोन करके पूछ लेते, चलो आपके पास कोई कनेक्शन नहीं है मेरा, मेरे ऑफिस आ जाते। कहीं से तो आपको समझना पड़ेगा ना, पड़ेगा मुझे कहीं ना कहीं पे, क्योंकि आज के समय में आपको ऑनलाइन, तो अगर मैं बात करूं, आप कई लोग पूछते हैं कि समझाओ कैसे ओरिजिनल वेबसाइट में और डुप्लीकेट वेबसाइट में फ़र्क कैसे करें। अरे भैया फ़र्क नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे फ़र्क। आज जितनी मैं बताऊंगा कि ये देखो ये देखो ये देखो, वो जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं ना, वो सब चीज़ें अपने में इंप्लीमेंट कर लेंगे। मैं कहूँगा HTTPS देखो, उनका भी HTTPS मिलेगा। मैं कहूँगा .com देखो, उनका भी .com मिलेगा। मैं कहूँगा नीचे देखो ये सील लगी हुई हो, उनके में भी सील मिलेगी। मैं कहूँगा प्रोडक्ट की क्वालिटी देखो, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट को डाल देंगे, सेम क्वालिटी का, राइट, बिल्कुल। कैसे कैसे फर्क करोगे? नहीं कर पाएंगे फर्क नहीं कर पाओगे। कर पाएंगे फर्क। आपको बकायदा क्रॉस चेक्स करने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा। नियर बाय डिस्ट्रीब्यूटर पर जाके पता कर लो। जैसे आपको अमूल की फ्रेंचाइजी लेनी है, आपके आसपास अमूल का कोई तो आउटलेट होगा ना, उससे पूछो तुम्हारे पास मेल कौन सी आईडी से आती है। बिजनेस कर रहे हो, थोड़ी सी मेहनत नहीं करोगे क्या? तो आपको थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। किसी अच्छे कंसल्टेंट को हायर कर लो, लीगल हेल्प ले लो कि भाई मैं किसी को 3 लाख 5 लाख देने जा रहा हूँ। इतना उतावलापन किस बात का है? किस बात का उतावलापन है कि 5 लाख रुपए देने से पहले आप सोचोगे भी नहीं कि किसको दे रहे हैं? सोचोगे भी नहीं, सही बात है। और फिर बाद में फ्रॉड हो जाएगा तो बैठ के रोगे, फिर साइबर क्राइम के चक्कर काटोगे और पुलिस वालों के चक्कर काटोगे और बेचारे किसी आम आदमी को और शरीफ आदमी को टॉर्चर करोगे और परेशान करोगे। गलती आप कर रहे हो, पागल आप बन रहे हो। आपको अकल नहीं है कि पैसा देने से पहले चेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 5,000 10,000 रुपये खर्च आपसे हो नहीं रहे पहले, और बाद में फिर दूसरे आदमी को तकलीफ में लाओगे। मतलब थोड़ा एजुकेटेड हो जाओ, क्या क्या फर्क पड़ता है? एक बात बताओ ना, थोड़ा सा सीख लोगे, पढ़ लोगे तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। राइट, बिल्कुल सही बात है। तो आपको होशियार होना पड़ेगा। AI के ज़माने में डीप फेक्स बन रहे हैं आपकी। और आज तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले तो ये होता था कि आप सामने वाले का वीडियो मंगवा लेते थे। हाँ, बिल्कुल। आज तो आपका वीडियो बनाकर कोई दे रहा होगा, बिल्कुल आपकी आवाज़ में, आपकी शक्ल में, आपके गेस्चर्स में, तो भी पता कैसे चल रहा है? नहीं पता लगेगा, नहीं पता लगेगा। अब तो AI का जमाना है। AI का जमाना, बिल्कुल। आप वीडियो दिखा दोगे, देखो जी सुनील पारिक ने वीडियो बना के भेजा था। अरे सुनील पारिक था कि AI सुनील पारिक था, ये तो चेक करो। अब बोलोगे मुझे तो नहीं पता था। अरे नहीं पता था तो ये गलती किसकी है? ब्रांड की गलती है कि आपकी गलती है? ये गलती खुद की, आपकी गलती है। आप अपनी गलतियों के लिए, अपने कुकर्म के लिए दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो। आपको आज पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लर्निंग्स लेनी पड़ेंगी। फ्री में लर्निंग्स अवेलेबल है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, आज गूगल कर रहा है, आज हर बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म्स फ्री कोर्सेज दे रहा है। जाओ फ्री में लर्निंग ले लो, सीख लो। मोबाइल में रील देखने से फुर्सत मिले तब तो, वो कच्चा बादाम और पक्का बादाम देखने से फुर्सत मिले तब तो, वो लड़की फिसल के गिर गई उस पर मिलियंस व्यूज आ जाते हैं। लेकिन जो बेचारा कोई अच्छा कंटेंट बना के डाल रहा है, सिखा रहा है, उसको 200-500 व्यूज नहीं आते हैं, क्योंकि आपको घटिया कंटेंट देखना है। तो आपको कंटेंट अच्छा देखो, आप सीखो, समझो। आज ऐसे पॉडकास्ट बन रहे हैं जहाँ पर हम लोग बैठकर एजुकेशन देते हैं, लर्निंग्स देते हैं, उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। करने वाले करते हैं, जो जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है वो करते हैं, जिनको कच्चा बादाम करना है वो करते नहीं कच्चा बादाम। ये बात सही है। इसी तरीके से और आए दिन हम न्यूज़पेपर में देखते भी है कि आज ही इसका पैसा ठगा, आज ही इसने साइबर ठगी हुई, इसकी आज इसने पैसे दे दिया इसके नाम पे, फ्रेंचाइज नाम पे। ये होता है, बहुत सारे ब्रांड हैं हमारे सामने, बहुत सारे मैंने देखा है कि ऐसे ब्रांड है। बिग मार्ट एक ब्रांड था, किराना किंग करके एक ब्रांड था, एक कोई और ग्रोसरी का ब्रांड था, वो चला गया। ठीक है ना, लोग आए, फ्रेंचाइजी फीस ठगी। ठीक है ना, बहुत सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड हो रहे हैं ग्रोसरीज के नाम पर हो रहे हैं, सैलून के नाम पर हो रहे हैं फ्रॉड। ठीक है ना, आप लेने से पहले देखो। तीसरा फ्रॉड फोको फ्रेंचाइजी मॉडल के नाम पर हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब गलत है, 99% लोग अच्छे हैं, 1% खराब हैं। लेकिन वो 1% आपको इतना डेंट मार जाते हैं कि 99% अच्छे वाले लोग भी बेचारे सख्ते में आ रखे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, पेमेंट में जल्दबाजी ना करें। कोई आपको कहे ना कि नहीं भैया अभी 30 अप्रैल तक तो हमारी फीस 5 लाख है, अगर 1 मई हो गई तो हमारी फीस 10 लाख हो जाएगी। हाँ, बोलना करना होगा तो 10 लाख में कर लूँगा, नहीं तो नहीं करना। अगर कोई भी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सेल्स सिखाने वाले क्या सिखाएंगे? हाँ, कि अर्जेंसी क्रिएट करो। ठीक है ना, तो आप शिकार बन रहे हो उन सेल्स पर्सन्स का। मैं कहता हूं जब भी सेल्स पर्सन अर्जेंसी क्रिएट करे, उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दो। राइट वे, ये सर मैं बोल कि मुझे तुमसे कोई परचेज करनी ही नहीं है।
किस बात की अर्जेंसी है? आज आपको कोई मतलब मूंगफली थोड़ी खरीदने जा रहे हो, नहीं आज कोई एक शर्ट थोड़ी ले रहे हो कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता, 1000 दो जाके ले ली, 2000 रुपये हो गया, ठीक है। हाँ, आज अब मान लो आपको गैजेट खरीद रहे हो, कोई एसी खरीद रहे हो, क्या रोज खरीदोगे? नहीं खरीदेंगे रोज, रोज नहीं खरीदोगे ना, रोज नहीं तो लेंगे। किस बात की अर्जेंसी है? 1000 रुपये महंगा खरीद लेना यार, ठीक है ना। फ्रेंचाइजी ले रहे हो, क्या एक दिन के लिए ले रहे हो? नहीं, थोड़ी महंगी ले लेना, लॉन्ग टाइम के लिए ले रहे हैं, लॉन्ग टाइम के लिए ले रहे हो, अर्निंग के लिए ले Earning के लिए रहे ले रहे हो, हैं। आप अपनी मेहनत की खून पसीने की कमाई लगा रहे हो उसमें, आपको किसी को सेट करना है, खुद के लिए आपको एक लिवलीहुड ढूंढना है, तो किस बात की जल्दी है? पहले सवाल करो, ठीक है ना। सवाल का अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है, आपको एडुकेट नहीं किया जा रहा है, लेट देम गो, जाने दो उनको। ऐसे ब्रांड की फ्रेंचाइजी कभी मत लो। सर कहीं ना कहीं जो आपने जो सवाल करने वाली लाइन बोली ना, वो वाकई ट्रूथफुल है, क्योंकि सवाल नहीं करते हम, और हमें लगता है कि हम देखते हैं कि हमें हमारी कैलकुलेशन प्रॉफिट की चल रही होती है, बिल्कुल। और वहीं पे हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं उसमें। बिल्कुल, ये होता यही है। अब देखो, जिसको आपसे पैसे लूटने होंगे ना, वो आपकी हर बात मानेगा, हाँ, ठीक है, वो हर बात मानेगा। हाँ। वो आपको वैल्यू भी देगा, आपको सब कुछ अर्जेंसी भी देगा। क्रिएट करेगा, आपको डराएगा भी, आपको ये भी बताएगा कि अभी नहीं लिया तो फिर नहीं मिलेगा, अभी दे दो, तुरंत दे दो, जल्दी दे दो। क्योंकि उसे पता है ना कि अगर आपने आज पेमेंट नहीं करी, अब रात को बैठकर आप रिसर्च करोगे, सोच लिया आपने, कंसल्ट कर लिया, तो फिर क्या होगा? फिर उसके वो फंस सकता है। तो किसी भी फ्रेंचाइजी को लेने में जल्दबाजी मत दिखाएं। सब सिंगल थंब रूल बता रहा हूँ, टेक योर टाइम, 2-3 मीटिंग करो, और एक ही आदमी से मत करो, मल्टीपल लोगों से करो। जैसे मैंने आपसे कोई सवाल किया, मैंने उनसे कोई सवाल किया, मैंने तीसरे पर्सन से कोई सवाल किया, तीनों के जवाब को मैच करो और चीज़ें देखो आप, ठीक है ना। उनके जवाबों को आप मार्केट से वेरीफाई करो। आज गूगल पर रिसर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी पर, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। दोज आर नॉट रिलायबल, मतलब कोई भी एआई टूल इज़ नॉट रिलायबल, और ये बात वो खुद लिखते हैं। जहाँ हम हर चीज चैट जीपीटी पे आजकल डाल रहे हैं कि वो खुद बोलता है कि हमारा जो कंटेंट है वो सोर्सेस के थ्रू है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हमें सोर्सेस से मिला है, हमने उसको वो दे दिया, कर दिया, कॉपी पेस्ट किया है, उसके हिसाब से आपको जानकारी दी गई है। सर अब यहाँ पर हम बात करेंगे, हमने फ्रेंचाइजी को देख लिया कि वो फेक है, हमने फ्रेंचाइजी मॉडल भी चेकआउट कर लिया कि फ्रेंचाइजी मॉडल हमें कौन सा लेना चाहिए, मार्केट की रिसर्च भी कर ली, सब कुछ कर लिया। अब हम आते हैं सर ROI पे, क्योंकि सबसे बड़ा अब हमें चाहिए रिटर्न चाहिए, उस पर पैसा चाहिए। और पैसे की कैलकुलेशन हमें कैसे लगानी चाहिए कि क्या ये फ्रेंचाइज हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, अल्टीमेटली हम अगर कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो किस काम के लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है ना, सेफ्टी फर्स्ट। अगर आपकी सेफ्टी है, उसके बाद आपको चाहिए तो पैसा ही है अल्टीमेटली। तो आपको देखना क्या है, 2 चीज़ें देखनी है। 2 तरीके के रिटर्न्स होते हैं। एक होता है आपका ब्रेक इवन, या फिर हम इसे कहें कि आपकी वेरिएबल ROI, जो आप डे टू डे खर्चा कर रहे हो, ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, वो आपको कितनी जल्दी मेट हो जा रहे हैं। और दूसरा होता है आपकी कैपिटल ROI, ठीक है। तो वो आपकी कैपिटल ROI कितने महीने में आ रही है। तो मैं बोलता हूँ कैपिटल ROI जब आएगी तब आएगी, उसे एक बार भूल जाओ। आप हमेशा क्या देखो कि मैं प्रॉफिटेबल कितनी जल्दी हो जाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप हर प्रोडक्ट का यूनिट इकोनॉमिक्स निकालो। कि आज आपने मुझे सपोज करो कि कारवास की फ्रेंचाइजी ली मैंने, ठीक है ना। अब एक कारवास 500 रुपये में होती है, दिन की कारवास हो सकती है 10, मतलब डेली का कलेक्शन हो सकता है 5000 रुपये। अब मेरा इस बिजनेस को चलाने का एक्सपेंस कितना है, ठीक है ना। 5000 रुपये डेली का मतलब महीने का 1.5 लाख रुपये। अब पता चले कि 1.5 लाख रुपये रेंट ही आ रहा है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी है, ओवरहेड एक्सपेंसेस और भी होंगे, एम्प्लॉय का खर्चा होगा, पानी का खर्चा होगा, साबुन का खर्चा होगा, मतलब जितने भी सारे खर्चे होंगे, उन सब के साथ आप ये देखोगे आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी जल्दी आ सकती है। वहाँ पर आपको ज़रूर देखना है ये चीज़, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट यहीं से निकल कर आएगा। मैंने कुछ एक रेस्टोरेंट्स खुलवाए थे, वो बेचारे बंद भी हो गए। मतलब मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि ऐसा नहीं कि मैंने जितने बिजनेस करवाए हैं सारे चले ही हैं, बहुत सारे बंद भी हुए हैं। और क्यों बंद हो गए? सिर्फ इस वजह से बंद हो गए, जितनी सेल्स आ रही थी उससे 2 टाइम्स उनका खर्चा था, रेंट था, सैलरीज थी, रॉ मटेरियल का खर्चा था, और वो 6-6 महीने चलाने के बाद भी वो अपना वेरिएबल ROI नहीं निकाल कर ले पाए। तो हमेशा गुड के सिनेरियो मत देखो, आप हमेशा वर्स्ट के सिनेरियो भी देखो, क्योंकि वर्स्ट के सिनेरियो में आपका ब्रेक इवन आना चाहिए, मतलब आपकी वेरिएबल ROI आ जानी चाहिए।
जैसे कि मैंने कार वॉश का एग्जांपल लिया, 10 कार वॉश आप 12 घंटे चलाते हो और आपके पास 2 स्टेशन हैं, ठीक है ना, और आधे घंटे में कार वॉश हो जाती है, मतलब 12 इंटू 2 24 कार वॉश एक स्टेशन पर हो सकती है, 48 कार वॉश हो सकती है। हमने उसका 25% ऑक्यूपेंसी ली तो 12 की ऑक्यूपेंसी आई। तो 12 की ऑक्यूपेंसी पे आपका प्रॉफिटेबल आपका आ जाना चाहिए। अब आपके पास कमाने के लिए 25% टू 100% तक का रास्ता खुला हुआ है। 25 की जगह 30 हुआ तो आपने थोड़ा कमाया, 40 हुआ थोड़ा ज़्यादा कमाया, 80 हो गया तो आपने बहुत ज़्यादा कमाया। 100% ऑक्यूपेंसी तो कभी होती ही नहीं है, ठीक है ना। 100% तो कस्टमर आपको कभी मिलेगा ही नहीं। तो आपने इस तरीके से अपना प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, ठीक है। फिर जो प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आती है महीने की, उसी कैपिटल से उसको डिवाइड कर लो। जैसे आप देख रहे हैं कि आपने कैपिटल लगाया 10 लाख रुपए, आप महीने का 50,000 रुपये कमा रहे हो, तो 20 महीने में आपकी ROI निकल कर आ जाती है, आपकी कैपिटल रिटर्न आ जाती है। तो ये आपको चेक करना है। उसके बाद 20 महीने में आपकी ROI निकल कर आए, आप 24 महीने मान लो, कोई महीना ऊपर नीचे भी होगा, तो आपका 24 महीने का है तो 48 महीने की या 5 साल की कम से कम आपका फ्रेंचाइजी टर्म है कि नहीं है। ये कुछ चीज़ें आप छोटी छोटी चेक कर लो। फिर जो बिजनेस आप कर रहे हो उस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, पता चले कि वो आउटडेटेड ना हो जाए, आने वाले 2-4-5 साल के अंदर। हाँ, ये सब चीज़ें। सर अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जो मैं नॉर्मल बिजनेसमैन से सुनते हैं और नॉर्मल बिजनेस में बात करते हैं कि कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करें तो उसको रेंटल प्रॉपर्टी पे करना चाहिए या खुद की ओन प्रॉपर्टी लेके करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बोलते हैं कि नहीं रेंटल पे लेंगे तो उसका रेंट देना पड़ेगा, इतनी तो हम प्रॉपर्टी अपनी खुद की ले लेंगे। कैसा 99% बिजनेस रेंटल पे ही चल रहे हैं जी। सब कमा धमा रहे हैं, सारे बैंक रेंट पर हैं, ठीक है ना। ये सारे जितने भी आपको बड़े बड़े एंकर ब्रांड्स नजर आते हैं सारे रेंट पर हैं। तो अगर नहीं कमा रहे होते तो ये 1 से 2 से 100 नहीं कर रहे होते, ठीक है। कुछ एक ब्रांड है जो बोलते हैं कि हम पहले प्रॉपर्टी खरीद लें। डीमार्ट कई जगह प्रॉपर्टी खरीदता है, फिर वहाँ पर बोलता है मैं रियल एसेट से भी कमाऊंगा और रियल इस्टेट से भी मतलब दोनों जगह से कमाऊंगा, जो आपका बिजनेस है उससे भी और रियल इस्टेट से भी, दोनों से कमाऊंगा मैं, ठीक है। तो लेकिन रेंटल इज़ गुड। आप देखिए कि आज आपने कोई प्रॉपर्टी में 2 करोड़ रुपए लगा दिए, अब आपको 6 महीने वहाँ पर नहीं चल रही है, अब आपको शिफ्ट करना है, रीलोकेट करना है, अब आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, कैसे करोगे? आप उस लालच में बंद के रह जाओगे, मेरी जगह है, किराया तो नहीं जा रहा, और आप जिंदगी भर वहीं पिसते रहोगे। लेकिन अगर सपोज करो कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती, किराए की प्रॉपर्टी होती, और आपको लगता कि ग्रेटर नोएडा से अच्छा दिल्ली रहता है यार, दिल्ली में काम करते तो मज़ा आता, आप 4 बार रिलोकेट कर लोगे, क्योंकि आप देखोगे ना बिजनेस ज़्यादा अच्छा कहाँ आ जाए, कहाँ चल रहा है ज़्यादा अच्छा, ठीक है, ज़्यादा अच्छा कहाँ चल रहा है, उसको रिलोकेट कर सकते हो। नुकसान में आप धंधा नहीं चलाओगे, अपने प्रॉपर्टी में आदमी नुकसान में भी धंधा चलाएगा। दूसरा, कई बार क्या होता है जब आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो लोग बोले किराया ही ले लेते हैं बिजनेस करने के बजाय। बिजनेस में आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी लगानी है, अपनी स्किन भी डालनी है, मतलब आपको पीपल भी डालने हैं, ठीक है ना, और उसके बाद फिर आपको उसको मैनेज भी करना है। तो जिनके पास बड़ा रियल इस्टेट होता है वो रियल इस्टेट बिजनेस में ही होते हैं, फिर वो फिर बिजनेस में जाते ही नहीं है कई बार। राइट। तो सर लेकिन अब जैसे आपने बताया कि रेंटल हमें कहीं ना कहीं अपनी रेंटल प्रॉपर्टी पे लेना चाहिए जिससे हमारा बिजनेस ग्रो कर सके। अब हम बात करते हैं कि हमें मल्टीपल बिजनेस पे काम करना है, हमारा एक बिजनेस रन कर रहा है, अब मुझे लगता है कि मुझे एक बिजनेस और मल्टीपल करनी चाहिए। क्या मैं एक बिजनेस से मल्टीपल बिजनेस को रन करने के लिए मैं कर सकता हूँ, या फिर मुझे पहले एक ही बिजनेस को ही आगे रन करना चाहिए, आगे लेके जाना चाहिए? देखो ये 2 संदर्भ की बातें हैं। एक उस संदर्भ में कि मैं अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजिंग दे रहा हूँ, अगर मैं ब्रांड ऑनर हूँ। वाव मोमोज ने क्या किया, वाव मोमोज ने पहले अपने मल्टीपल वाव मोमोज खोले, फिर जब देखा वाव मोमोज तो अपना सेटल हो गया है तो वाव चाइना खोल दो, ठीक है ना। तो एक्सपेंशन तो करो, अपना ब्रांड डाइवर्सिफिकेशन तो करो। आपको लग रहा है कि एक ब्रांड के बाद दूसरा ब्रांड खोलना है, आप स्टार्ट करो, लेकिन पहले वाला ब्रांड सेटल करने के बाद जब वो पूरा ऑटोमेशन पे चला जाए, सिस्टम पर चला जाए, उसकी एक सेचुरेशन, मैं कहूँगा कि आपको लग रहा है कि हाँ अब मैं एक और ब्रांड खोलूँगा तो वहाँ से मुझे पहले वाले ब्रांड को भी मदद मिल जाएगी, ठीक है ना, तब करो। पहले दिन से ही आप 4 ब्रांड खोल के चलोगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे चारों में, ठीक है ना। पहले एक को सेटल कर लो, एक के बाद दूसरा कर लो, दूसरा सेटल हो जाए फिर तीसरा कर लो, किसने मना किया है? अभी दूसरा प्रोस्पेक्टिव है उन लोगों का जो फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, ठीक है ना। अब मैंने एक फ्रेंचाइजी ली, मान लो वाव मोमोज की, ठीक है, वाव मोमोज फ्रेंचाइजी नहीं दे रहा, वैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंने वाव मोमोज की फ्रेंचाइजी ली, अच्छा चलने लगा, सारा सिस्टम मैनेजर बैठता है जी, मुझे देखना ही नहीं पड़ता,
ठीक है ना। शाम की सेल्स सारी ऑटोमेटेड है, एक बटन पे क्लिक करता हूँ सेल्स आ जाती है, उसके बिना सेल्स हो ही नहीं सकती है। सारा स्टॉक काउंटेड होता है, ठीक है, कितने मोमोज हैं, कितने कप्स हैं, कितने प्लेट्स हैं, कोई चोरी होने का खतरा नहीं है, ठीक है। ग्राहक अपने आप आकर मांगेगा, बाहर खड़े होकर हमें चीखना नहीं है, जूते ले लो, जूते ले लो, कांदा ले लो, कांदा ले लो, है ना, हमें आवाज़ लगानी नहीं है, राइट। ग्राहक अपने आप आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उस मार्केट में किसी और मार्केट में एक दूसरी कोई और फ्रेंचाइजी ले लूँगा, वो भी सेटल है, तीसरी ले लूँगा, चौथी ले लूँगा। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10-10, 12-12 फ्रेंचाइजी लेते हैं और खुद घर में सोते हैं आराम से। फ्रेंचाइजी कमा के उनको दे रही है, पैसा था लगा दिया, काम चल रहा है, और हर महीने एक फ्रेंचाइजी किसी से 50,000 आ रहे हैं, किसी लाख आ रहा है, किसी 2 लाख आ रहे हैं, महीने के 20 लाख 25 लाख रुपए आ रहे हैं जी, घर में मजे से बैठे हैं। लेकिन उन्होंने पहले इन्वेस्ट किया, सेटल किया, समय लगाया। तो ये चीज़ है सर। आजकल फ्रेंचाइज के बहुत सारे मॉडल्स चल रहे हैं, कौन सा मॉडल आज बेस्ट है एज ए कस्टमर के लिए जो नया फ्रेंचाइज लेना चाह रहा है? देखो, मॉडल सारे अच्छे होते हैं। एज ए कस्टमर कोको मॉडल से उनको कोई लेना देना ही नहीं है, कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड है भाई, कंपनी खुद खोलेगी खुद चलाएगी, तो एज ए फ्रेंचाइजी आपका कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा मॉडल होता है फोको मॉडल। फोको मॉडल किसको लेना चाहिए? फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, जहाँ पर आप पैसा लगा दोगे, चलाएगी कंपनी और आपको हर महीने फिक्स इनकम आएगी। अब जो लोग अभी सैलरी में हैं, या फिर जो रिटायर्ड पर्सन हैं, जो समय नहीं दे सकते हैं, जिनको लग रहा है कि भैया मैं एक अच्छे ब्रांड में पैसा लगा दूं और मुझे हर महीने का एक रिटर्न आता रहे, कम भी आए तो चलेगा, लेकिन मेरा पैसा सिक्योर रहे और मुझे समय ना देना पड़े, तो ऐसे लोगों को फोको मॉडल में जाना चाहिए। लेकिन फोको मॉडल में जाने से पहले आपको सोच समझ के देखना पड़ेगा, कहीं पता चले कि फोको फ्रॉड में ना फंस जाओ आप, ठीक है ना। तीसरा आ गया फोफो मॉडल। 95% इंडस्ट्री इसी पे काम कर रही है, फोफो पे ही, कि भैया आप ही माल ले लो, आप ही चला लो, आप ही कमा लो, ठीक है ना। लेकिन ऐसे में सिस्टम होना चाहिए, हर चीज़ कभी भी क्रॉस चेक हो सके। अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो और उसके बाद भी आप दुकान खोलने से लेकर दुकान बंद करने तक गल्ले पे बैठे हो, तो भैया फ्रेंचाइजी कभी मत लेना, फिर आप अपना धंधा कर लो। भैया फ्रेंचाइजी ने सिस्टम ही नहीं बनाया है कोई ऐसा जिस सिस्टम पर कि ऑनर फ्री हो सके। आप तो फ्री हो गए फ्रेंचाइजी देकर, लेकिन जिसने फ्रेंचाइजी ली वो फ्री कैसे हो? वो सिस्टम भी होना चाहिए ना, ठीक है। जैसे आप प्री स्कूल लिया तो फ्रेंचाइजी ओनर को बैठने की जरूरत नहीं, एक प्रिंसिपल रख दी, सारा काम चल रहा है। वो समय समय पर मार्केटिंग देख रहा है, प्रोडक्ट प्रमोशंस देख रहा है, चीज़ें कैसे आ रही हैं, स्टूडेंट कैसे आ रहे हैं, पढ़ाई कैसे आ रही है, समय समय पर देख रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं देखना, मैं कह रहा हूँ अपने समय अनुसार देखो, समय अनुसार देखो। जैसा था नमक स्वादा अनुसार, तो आपका समय आपके अनुसार, ठीक है ना, वो हो जाए बस, ठीक है। अगर कोई बिजनेस ऐसा नहीं है तो उसमें फ्रेंचाइजी कभी मत लो उसकी, मतलब कि बिजनेस ब्रांड ओनर ने वो काम ही नहीं किया है, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया फोफो मॉडल। चौथा होता है FOCM मॉडल। फोफो मॉडल में दिक्कत क्या रहती है, कई बार चूंकि आप एक्सपर्ट नहीं हो तो आप अपने बिजनेस को रन नहीं कर पाते हो, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। तो मैं कई लोगों को बोलता हूं कि आप फोफो मॉडल के बजाय FOCM मॉडल पर आओ, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी मैनेज्ड। अब ये FOCM और FOCO में फ़र्क क्या रह जाता है कि FOCO होता है कि जहाँ पर पूरा खर्चा, रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, स्टाफ का, डे टू डे रॉ मटेरियल्स का और कुछ वियर एंड टीयर्स हैं, वो सारा खर्चा कौन करता है? वो फ्रेंचाइजर खुद करता है, ब्रांड करता है। हाँ, और उसका जो नेट प्रॉफिट आता है या फिर सेल्स का X% किसको दे देता है? फ्रेंचाइजी को दे देता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपने कोई किराना स्टोर की फ्रेंचाइजी ली, वहाँ पर सारा खर्चा कौन कर रहा है? ब्रांड कर रहा है। सेल आई 20 लाख रुपए की, उसने कहा मैं आपको 3% दूंगा जी, तो 60,000 रुपये आपको दे दिए। तो आपको लगता है कि चलो मैंने 50 लाख लगाए थे, 60,000 तो घर पे आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, और 50 लाख भी सेफ हैं, वो कहीं डूब नहीं गए, कहीं चले नहीं गए, दुकान है मेरी, है ना। तो ये चीज़ हो गई। FOCM में क्या होता है? ब्रांड क्या बोलता है कि भैया मुझे सैलरी नहीं देनी, रेंट नहीं देना, कुछ नहीं देना, मैं यहाँ का की % दे दूंगा। की % मतलब जो स्टोर मैनेज करेगा पूरा का पूरा, ठीक है, ग्राहकों को देखेगा उनकी नीड क्या है, उसके हिसाब से स्टॉक लगाएगा, ऑर्डर लगाएगा, ठीक है ना, आपका सप्लाई चेन में दिक्कत ना आए। तो कंपनी स्टोर को मैनेज कर रही है, ऑनरशिप आप ही के हाथ में है, ठीक है ना, पैसा आप ही के पास आ रहा है, आप ही के गले में पैसा आ रहा है, आप ही के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो रहा है। तो ये FOCM मॉडल में क्या होता है, जो फ्रेंचाइजी ले रहा है उसकी भी हेडेक कम हो जाती है, कंपनी की भी हेडेक कम है, क्योंकि हो क्या रहा है कि चला कौन रहा है? चला फ्रेंचाइजी रही है, उसका क्वालिटी मेंटेन हो रही है। और फ्रेंचाइजी का दिमाग में रहता है कंपनी का एक आदमी है तो अपनी मनमर्जी नहीं चलाता, ठीक है ना, उल्टे सीधे स्टॉक नहीं रख देता, वो सामान नहीं रख देता जो नहीं होने चाहिए, क्वालिटी मैनेज रखता है, ग्राहकों के साथ तमीज़ से बात आता है, क्योंकि उसे पता है कंपनी का आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पर।
तो ये 4 बिजनेस मॉडल है, कोको, फोको, फोफो और एफओसीएम। इन चारों में एफओसीएम इज़ माय फेवरेट, बाकी तो आप जिसमें मर्जी करो यार, आपके नीड के हिसाब से है। ओके सर, कोई ऐसे कौन से बिजनेस है जिनको आज हमें फ्रेंचाइज मॉडल पे लेके जाना, मतलब हमें लेना चाहिए? बिकॉज बहुत सारे हमारे कस्टमर्स, हमारी ऑडियंस आज जानना चाह रही है और पूछना चाह रही है, क्योंकि कई लोग फ्रेंचाइज लेने के लिए इंटरेस्टेड है बट कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे, क्या डिसाइड करें, कैसे ले। तो ऐसा आज का बिजनेस सिनेरियो देखते हुए हमें कौन सा फ्रेंचाइज लेनी चाहिए? देखो, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस चल रहे हैं आपको फूड एंड बेवरेजेस में चल रहे हैं। फूड एंड बेवरेज में भी कार्ट एंड टेक अवे बिजनेस, अगर मैं बात करूँ रेस्टोरेंट की, ठीक है ना। इसके अलावा B2B में भी बिजनेस मिलते हैं, फ्रेंचाइजीज मिलती हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, चाहे वो आयुर्वेदा हो, पंचकर्मा हो, या फिर पॉलीक्लिनिक्स हो, मेडिकल स्टोर्स हो, इनकी फ्रेंचाइजीज भी बहुत शानदार चलती हैं और आपको अच्छा रिटर्न देके जाती हैं। प्री स्कूल्स एक के बाद एक ब्रांड आ रहे हैं, नीड है। आज बच्चे, माँ बाप दोनों वर्किंग हो गए हैं, वो क्या बोलते हैं कि 2 साल का बच्चा हुआ किसी स्कूल में डाल दो, वहाँ पर टेक केयर हो जाएगी, कुछ सिखा देंगे, क्योंकि मम्मी पापा के पास समय नहीं है सिखाने का। न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, बाबा दादी साथ में रहते नहीं हैं, ठीक है। तो प्री स्कूल्स बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, और खाली प्री स्कूल नहीं है। आज एज ए पेरेंट हम क्या चाहते हैं, इसको कोई स्किल एजुकेशन भी मिले, इसको कोई अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी जाए। तो आज चाहे वो डांसिंग हो, चाहे और अलग अलग तरीके के डांसिंग है, म्यूज़िक है, गिटार है, स्केट्स हैं, मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं गुरुनंदन जी, जो क्या काम करते हैं, वो ब्लाइंड फोल्ड कैसे, फोकस कैसे करें, मेमोरी कैसे स्ट्रॉन्ग करें। वो कहते हैं कि मेमोरी इज़ नॉट लर्नड, इज ट्रेंड, ठीक है ना। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, गूगल पे सर्च करिए। गुरुनंदन जी शार्क टैंक पर आए हुए हैं और हेड एंड हार्ट उनका ब्रांड है। वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वो आपकी, जो आपको फोकस को भी बढ़ाती है, आपको लाइफ टाइम आपको सक्सेस करने में भी हेल्प करती है। ऐसे बिजनेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं फ्रेंचाइजिंग में, ठीक है। और सोलर आ गया, EV आ गया, मतलब बिजनेस तो मल्टीपल है, सारे बिजनेस अच्छे। सलून्स का बिजनेस है, मतलब ब्यूटी एंड वेलनेस, ये बिजनेस बहुत चल रहा है। तो बिजनेस ऐसा कोई नहीं जो नहीं चल रहा है, सारे बिजनेस अच्छे हैं। आपको देखना ये है कि आप जहाँ पर कर रहे हैं उसकी डिमांड क्या है, उस ब्रांड की नीड क्या है, उस ब्रांड की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना। आपको देखने की ज़रूरत है, आपको एक बार अपना एरिया चेक करने की ज़रूरत है कि कौन सा बिजनेस वहाँ नहीं है। रिटेल स्टोर, कंज्यूमेबल्स, आप कोई भी आ जाओ कंज्यूमेबल में, सारे चलेंगे कंज्यूमेबल में। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कितने सारे होते हैं, चाहिए ना, हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ चाहिए, डेली नीड्स हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ चाहिए। अब हमने एक फ्रेंचाइजी बनाई है, पॉडकास्ट स्टूडियो की फ्रेंचाइजी। ओके, अब बिल्कुल नया उभरता हुआ बिजनेस है, चलता हुआ बिजनेस है। हम क्या बोलते हैं कि आज आप अपने शहर में पॉडकास्ट स्टूडियो बनाओ। पॉडकास्ट स्टूडियो में रेंटल बिजनेस भी आएगा, कोई पॉडकास्ट करने आएगा और रेंट देगा, नए पॉडकास्टर आएंगे, उस आप सिखाओगे, पॉडकास्ट बनाओगे, लोग आएंगे, अपना सेल्फ कंटेंट बनाएंगे। कंटेंट बनाना है, उन्हें इक्विपमेंट चाहिए, एक अच्छा माहौल चाहिए, एक अच्छा ट्रेनर चाहिए, सिखाने वाला आदमी चाहिए, सब कुछ एक वन पॉइंट ऑफ कनेक्ट में मिल जाएगा। कॉस्टिंग भी कुछ नहीं है, ठीक है ना, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपका एसेट में सारा पैसा लग रहा है। तो ये नए टाइप के बिजनेस हैं। मेडिकल टूरिज्म का बिजनेस है, ठीक है ना, अचार मसालों का बिजनेस, मतलब बिजनेस की कमी नहीं है भाई। ये सवाल गलत नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा सोचना गलत है मैं बिजनेस कौन सा करूँ। बिजनेस कोई भी करो, आप देखो उसकी डिमांड क्या है, उस बिजनेस को आप लगातार कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उस बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है, वो बिजनेस आपको पैसा कमा कर देगा कि नहीं देगा, उस बिजनेस को आप इजीली मैनेज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उस बिजनेस की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे बिजनेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया किसी ब्रांड का, आज उसने बोला कि 5 लाख रुपए लगा दो, आज आपके पास 4 लाख थे, आपने लाख रुपए उधार लेके लगा दिए। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आज कोई आपको 5 लाख लगाने की बोल रहा है, आपके पास 10 लाख रुपए होने चाहिए। अगले हफ्ते फिर ऑर्डर लगाओ, उसके 10 दिन बाद फिर ऑर्डर लगाओ। हाँ, लोग जितना पैसा होता है उससे कम में शुरू कर लेते हैं। शुरू 2x हो तो करना चाहिए, ओके, ताकि आपका धंधा रुके ना, मार्केट में आप चलते रहो। तो लोग ये गलती करते, छोटी छोटी सी चीज़ें। तो बिजनेस सारे अच्छे हैं, कोई भी बिजनेस करना हो खुल के करो, सोच समझ कर करो, देखभाल के करो, अपना लोकेशन चेक करो, आप ROI चेक करो, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करो, समय चेक करो, सिस्टम चेक करो, उसके बाद आप बिजनेस लो। सबसे बड़ा क्वेश्चन सर एक हो रहा है कि उधारी से कैसे बचा जाए किसी बिजनेस में, क्योंकि ये लोग उधारी से बचना, उधारी मत दो। अब ये मजाक वाली बात हो गई। देखो, उधारी से बचना क्या होता है कि आप प्रायोरिटी हो कि नहीं हो। जैसे हल्दीराम से, ठीक है, हल्दीराम की नमकीन बिकती है, आप हल्दीराम के किसी डिस्ट्रीब्यूटर से पूछो उसका उधार फंसता है क्या। हल्दीराम भी उधार में बिकता है, पतंजलि भी उधार में बिकता है। जो लोग कहते हैं ना कि ये उधार में नहीं बिकते, मैंने देखे हैं बिकते हुए, ठीक है ना, बिल लगते हैं उनके भी, लेकिन पूछो इनके उधार फंसे क्या कभी।
क्यों नहीं फंसे? क्योंकि ये प्रायोरिटी है दुकानदार की बेचना। तो आप समझो कि अगर आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है, तो आप उधार लगा दोगे तो निकल जाओगे, मतलब कि आपका पैसा फंस गया। तो आप सब पहले ब्रांड पे काम करो, ठीक है ना। दूसरा, आपको लगता है कि प्रायोरिटी नहीं है तो आप कम स्टॉक दो। क्या ज़रूरी है स्टॉक भरने की? आप सेल्स फोकस ना होकर आप मतलब कि B2B सेल्स फोकस ना होकर B2C सेल्स फोकस में आ जाओ। क्योंकि कंज्यूमर जब ले लेगा, कंज्यूमर तो नगद में ही लेगा ना, ठीक है। B2B उधार चलता है। जब कंज्यूमर ले लेगा वो आपके पास दोबारा आएगा लेने के लिए। जब दोबारा आएगा तो आपको पहला पैसा तो क्लियर करेगा ना। दोबारा कब नहीं आएगा? जब आपने 6 महीने का स्टॉक डाल दिया। तो छोटा छोटा माल डालते रहो, छोटा छोटा बिल क्लियर कराते रहो, डाइवर्सिफिकेशन कर लो। 10 दुकानों पे माल ना दिखा देकर 100 दुकानों पर माल दो। तो उधार से बचने के बहुत सारे तरीके हैं। पहली चीज़ तो आप कैश बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करो, उधार के बिजनेस पे फोकस मत करो। क्योंकि उधार दिया है तो जो लोग कहते हैं ना कि सारा 100% वापस आ जाएगा, नहीं आएगा कभी 100%, कभी नहीं आएगा। और कई वजह से उधार की वजह से सर शॉप में तो देखा है कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे बिजनेस भी बंद हो जाते हैं उधार की वजह से। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे ना। ये वो बिजनेस है जो आपकी लायबिलिटी साइड में तो खड़ा है, आपकी बैलेंस शीट तो बढ़ा रहा है लेकिन आपका बैलेंस नहीं बढ़ा रहा, ठीक है ना। तो आपको बैलेंस शीट बढ़ानी है कि बैलेंस बढ़ाना है? आप उधार में बेचकर प्रॉफिट तो दिखा दोगे क्योंकि आपने कमा तो लिया है, इंटेंजिबल है वो, आया नहीं, कमाई आपके पॉकेट में नहीं आई है, लेकिन सेल्स हो गई, गुड्स चला गया, तो कमाई तो आपने दिखा दी। गवर्नमेंट को टैक्स तो पे कर दिया उसका, GST तो पे कर दिया आपने उसका, लेकिन वो आपके पास आया ही नहीं पैसा। मतलब एक तो आप मरे हो देकर, दूसरा मरे हो उस पर टैक्स पे करके। तो भैया ऐसा धंधा क्यों करना? ऐसा धंधा क्यों कर रहे हो? मत बेचो उधार में यार। अपने ब्रांड पे काम करो, अपने प्रोडक्ट पे काम करो, या फिर समझो कि सामने वाला पे मास्टर कितना अच्छा है। थोड़ा सा आपको ये भी समझना पड़ेगा। सर आज हमारे बहुत सारी सिस्टर्स है ना एंड स्पाउस चाह रही है कि कहीं ना कहीं पे वो भी एक बिजनेस ओनरशिप में आए, और हम देख पा रहे हैं कि इंडिया भी इस पे बहुत सही ग्रोथ कर रहा है ना एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर पे। तो कौन से वो बिजनेस है जो वो घर बैठ कर सकती है? बहुत सारे बिजनेस हैं आज के समय में। तो जब से कोविड आया है तब से वर्क फ्रॉम होम बिजनेस का बड़ा चलन चल गया है, ठीक है ना। और आज मैंने बहुत जगह बताया है, कपड़ों का बिजनेस है, कभी फेल नहीं होता, ठीक है ना। आप 20,000 25,000 रुपये में घर से कर सकते हो। जो भी मैं आज के समय में किसी बिजनेस को ना क्या कहते हैं कि उनके जेंडर के बेस पे मैं नहीं चाहूँगा कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाए। आज महिलाएं तो कर ही रही हैं, पुरुष भी घर पर बैठ के काम कर रहे हैं। कपड़ों के बिजनेस में आप चाहे बेडशीट्स का करो, चाहे आप कुर्तीज़ का करो, चाहे आप इनर वियर का करो, चाहे आप लॉन्जरीज का करो, ठीक है ना। इसके अलावा नाइट वियर का करते हैं कई लोग स्पेसिफिकली, ठीक है ना। जब हमारे सोसाइटी में मेले लगते हैं तो मैं देखता हूँ कि लोग लिनेंस का बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, डेकोर का बिजनेस करते हैं। सब लोग घर से कर रहे हैं काम, घर पे व्हाट्सएप के माध्यम से बेच रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से बेच रहे हैं, ऑनलाइन बेच रहे हैं। ऑनलाइन के साथ साथ अपने किटी पार्टीज लगाकर या फिर अलग तरीके से अपना ग्रुप बनाकर सेल कर रहे हैं। लोगों को पता है कि यहाँ पर मिल जाएगा, दुकान पे घर पे जाके ले आओ। तो कपड़ों का बिजनेस हो गया। कई लोग अचार पापड़ इस तरीके के बनाने का काम कर रहे हैं घर से, क्योंकि घर की चीज़ मिल जाती है, स्वाद। आज बताओ ना, आज घरों पे कहाँ अचार और पापड़ बन रहे हैं? नहीं, कोई नहीं बन रहा, ठीक है ना। और लोग चाहते हैं कि हमें अच्छा क्वालिटी खाना सब चाहते हैं, घर वाला बनाना कोई नहीं चाहता है, ठीक है ना। तो कोई बनाकर दे देगा तो आप ले लोगे ना उससे। तो ये काम आप कर सकते हो। तीसरा, आप स्किल बेस्ड आज जितने भी काम हैं, जब मैंने बताया कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सारी घर से ही चलती है मैक्सिमम, बिल्कुल बिल्कुल, वो आप सिखा सकते हो। किसी को एडिटिंग सिखानी है, किसी को डांसिंग सिखानी हो, म्यूजिक सिखाना हो, सब चीज़ें घर से चलते हैं। फिजियोथेरेपी का काम बहुत चल रहा है आज के समय में। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो मैं जानता हूँ जो करती हैं। मुझे तकलीफ हुई है, मैं गया हूँ कई बार फिजियोथेरेपी के लिए। घर पे एक सिंगल मशीन लगाकर सिंगल रूम से काम कर रहे हैं और डेली का 5,000 रुपये कमा रहे हैं, महीने का 1.5 लाख रुपये तक कमा रहे हैं एक मशीन लगाकर। फिजियोथेरेपी सीखनी पड़ती है, ये नहीं कि कोई भी कर लेगा, लेकिन सीख के तो कर ही लोगे ना, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप सीख के नहीं कर सकते हो। तो काम की कमी है ही नहीं। घर पे आपको कुकिंग आती है, आप क्लाउड किचन का काम कर सकते हो, और नॉर्मली आप वैसे बेच सकते हो, ठीक है ना। क्लाउड किचन मतलब ऑनलाइन बेच दिया तो क्लाउड किचन हो गया, नंबर लेके बेच दिया, आप घर से बनाकर बेच दो। टिफिन बिजनेस कर लो आप। लोग घर से मशरूम का बिजनेस कर रहे हैं, मशरूम बनाकर बेच रहे हैं। लोग घर से मसालों का बिजनेस कर रहे हैं। ये सारे बिजनेस 20,000 25,000 50,000 में शुरू होने वाले बिजनेस हैं, और पूंजी फंसने का कोई खतरा नहीं है,
ठीक है ना। कई लोग आज क्रिस्टल्स का बिजनेस कर रहे हैं घर से, क्रिस्टल मंगाते हैं और वो कर रहे हैं। लोग वास्तु सीख कर घर से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहे हैं बहुत सारे। एक हमारे बहुत जानकार हैं सुधीर कोप जी और अंकित बत्रा जी और वास्तु नरेश जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज सिखा रहे हैं। इनकी वर्कशॉप्स होती हैं, ये लोग सिखाते हैं वास्तु सीखो, रिस्ट वाच एनालिसिस सीखो, न्यूमरोलॉजी सीखो, मल्टीपल चीज़ें सिखा रहे हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप भी तो बढ़ा रहे हैं। तो कई बार लोगों को लगता है कि हम काम अपने लिए कर रहे हैं। आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप समाज के लिए कर रहे हो, आप देश के लिए कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी मशीनें हैं, छोटी छोटी मशीनें आप घर पे लाके काम कर सकते हो। जैसे ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन होती है जिसपे आप नारियल का तेल, जिसमें आप बादाम का तेल, तिल के तेल ऐसे निकाल सकते हो, ऑयल एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। 100% अच्छी ओरिजिनल क्वालिटी आप अपने आंखों के सामने निकाल कर आप लोगों को भी दोगे, अपने घर में भी यूज करोगे। तो बिजनेस की कहाँ कमी है? बिजनेस करने वाले लोगों की कमी है, पता है, माइंडसेट की कमी है कि मुझे कोई काम करना है। आज आप कहीं नौकरी करोगे 5,000, 6,000, 8,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप 50,000 रुपये गवर्नमेंट की स्कीम से मुद्रा लोन में मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा विश्वकर्मा योजना में मिल जाएगा आपको लोन, ठीक है ना। और बहुत छोटी छोटी स्कीमें, रेडी पटरी वालों के लिए स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की। मतलब स्कीम्स की कमी नहीं है गवर्नमेंट के पास। 20,000, 50,000 का लोन तो आसानी से दे रही है। माता बहनों को मशीन खरीदने के लिए तो ऐसे ही मिल जाता है, परचेज सामान पर खरीदने के लिए तो मिल जाता है, बहुत मजे से मिल जाता है। लोग जाते नहीं है, फिर बोलते हैं कि लोन मिलता नहीं है। 50,000 रुपये ले लिया, उसमें आपको टैक्स रिबेट भी मिलती है, उसमें आपको इंटरेस्ट रिबेट भी मिलता है, उसमें आपको कई बार तो कैपिटल रिबेट भी मिल जाती है। ठीक है, हम उस पर भी नहीं जाएंगे गहराई में, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको लोन मिल गया, आपने बिजनेस चालू कर दिया। अब आप उस बिजनेस में 10,000 भी कमा रहे तो क्या बुराई है? 10,000 में 6,000 अपने पास रखो, 4,000 रुपये लोन उतार दो। जब लोन आपका 12 महीने में उतर गया, उसके बाद आपका पूंजी फ्री हो गई। और धंधे की कमी नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी बिजनेस में, दिमाग लगाना पड़ेगा, ग्राहक ढूंढने पड़ेंगे, उनके पास जाना पड़ेगा। अच्छा, अब आपने ऑयल मशीन लगा ली और घर पे बैठ गए, अरे आशीष भाई ने बताया था कि ये तो बिजनेस बहुत अच्छा है, ग्राहक अपने आप आएंगे, यहाँ तो अपने आप नहीं आएंगे बताना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। पहले लोगों को महंगा भी लग सकता है। आज आप एक आलू खा रहे हो 10 रुपये किलो, मैं आपको ऑर्गेनिक आलू बिल्कुल आपके सामने खेत में, जहाँ पर मिट्टी में कोई पेस्टिसाइड नहीं लगा है, वहाँ उगाकर आपको 40 रुपये किलो दे रहा हूँ। आप अचानक से दिल पे आवाज़ तो आएगी, 10 वाली चीज़ 40 में खा रहा हूँ यार, ठीक है ना। लेकिन जब आप 10 बार लोगे उसको, मैं समझाऊंगा आपको कि क्या 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 चेंज है, क्या बेनिफिट है, क्यों लें। आपके शरीर में टेस्ट छोड़ दो, मैं कहता हूँ आपके हेल्थ बेनिफिट कितने सारे हैं, पेस्टिसाइड्स नहीं जा रहा है, आपको कैंसर की संभावनाएं कम हो रही हैं, ठीक है ना। मैं कहूँगा कि लाखों रुपए हॉस्पिटल में देने से अच्छा है कि कुछ रुपए आप यहाँ खाने पीने में दे दो। ये बहुत बड़ा गैप है भी, ऑर्गेनिक पे नाम पे बहुत चल रहा है, बिल्कुल बहुत। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। ऑर्गेनिक फूड्स का बिजनेस, प्लांटेशन का बिजनेस, पेट्स केयर का बिजनेस। अब यहाँ पर बिजनेस बताने आऊँ तो भैया पूरी किताब है, मेरी किताब है बिल्कुल एक, जैसे आप बता रहा हूँ कि स्टार्टअप से सपने तक, सपनों से स्टार्टअप तक। ओके, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी अमेजन पर, या फिर हमारी वेबसाइट है businessbatao.com। 100 से ज़्यादा बिजनेस वहाँ पर लिस्ट कर रखे हैं हमने, वहाँ पर आप जाकर देख लो। बिजनेस सारे फ्री हैं, कहीं आपको कोई पैसा नहीं देना। कोई पैसा मांगे ना तो आप मुझे पर कॉल कर लेना, बातचीत कर लेना, लिंक्स में डाल दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि आप बिजनेस करने की सोचो, बिजनेस की कमी नहीं है। 3 बिजनेस मैं आपको बताता हूँ, आप सोए रहो और अकाउंट में पैसा आता रहेगा। सो जाओ, बिजनेस करके सो जाओ, अकाउंट में पैसा आता रहेगा। सोलर लगा लो जी, आपके पास जगह है, सोलर का बिजनेस कर लो। एक बार सेटअप कॉस्ट है, उसके बाद तो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी हर महीने जितना उत्पादन हुआ उसका। बिल्कुल। ईवी का सेटअप कर लो, ईवी सेटअप कर लिया आपने, एक बार सेटअप कॉस्ट है, उसके बाद आपने कुछ करना ही नहीं, ऑटोमेशन पे चलेगा। ऑटोमेशन में चलेगा, जो चार्जिंग करेगा, हर चार्जिंग लोग आके अपने आप कर रहे हैं, अपने आप ऑनलाइन यूपीआई कर रहे हैं, आप सो रहे हो, पैसा आ रहा है। तीसरा, आप जैसे लाइफ कोचिंग करते हो, सोशल मीडिया सिखाते हो, या कोई और स्किल आपके अंदर हो सिखा रहे हो, ऑनलाइन कोर्स बना लो, उसका कोर्स चला के आप फेसबुक ऐड चला के मार्केटिंग करो उसकी, और आप सो रहे हो और पैसा आ रहा है। बताओ कितने कोचेज जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आपके पास पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा सोते हुए। 3 बिजनेस आप करो, और ऐसे मैं आपको 30 बिजनेस बता सकता हूँ जो आप सोए रहोगे और पैसा आता रहेगा आपके पास। करना पड़ेगा ना, लेकिन पहले करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा आपको, है ना। आज जो पैसिव है वो कल एक्टिव था, इसलिए वो आज पैसिव है। लोग आज सीधा ही पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं, तो एक्टिव टू पैसिव होता है, सीधा पैसिव नहीं होता है। ये समझना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज लोग समझते नहीं है, इसलिए होता नहीं है। क्योंकि बाहर हर बार पैसिव इनकम की बात होती है। हाँ, पैसिव इनकम की बात होती है, उस पैसिव को बनाया कैसे जाए। आज आप एक्टिव कैसे रहोगे कि कल वो पैसिव हो सके। आप बोल रहे हो रेंटल लीजिए पैसिव इनकम, ठीक है जी, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन जो करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई वो कैसे बनी, वो बिना पैसे थोड़ी बनी। आप बोलते हो रॉयल्टी जी पैसिव इनकम, अगर आप किताब लिखते हो रॉयल्टी बुक, रॉयल्टी जी पैसिव इनकम, वो किताब लिखी कैसे गई? एक्टिव हुआ होगा ना, कोई एक्टिव होगा।
उसके लिए टाइम दिया होगा, उसके लिए टाइम दिया सोचा होगा, होगा। बिल्कुल समय लगाया होगा, क्वालिटी आई होगी, चीज़ें होंगी, हो सकता है कहीं पर लोगों ने सेल्फ पब्लिशिंग कराई तो पैसा भी लगाया होगा। बिल्कुल लगाया होगा। ठीक है, तो आज जो आपके लिए पैसिव है वो कल एक्टिव था, इसलिए आज वो पैसिव है। सर थैंक यू, बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में, एंड हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी आज, फ्रेंचाइज को लेकर सिस्टम सीखा, कैसे हम फ्रेंचाइज मॉडल पे काम किया जाए, कैसे हम स्कैम से बचा जाए, और किस तरीके से हम अपने बिजनेस को अपग्रेड करें और हमारे ROI कैसे निकालें। बहुत सारे इंसाइट्स इसमें मिले, और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट में लोग जो देखेंगे वाकई में उनको पता लगेगा कि आज फ्रेंचाइज मॉडल पे हमें कैसे काम करना चाहिए और कौन कौन से वो फैक्ट है जो हमें देखने चाहिए एज ए फ्रेंचाइज लेते टाइम पे। सो सर वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनील जी, आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो, सवाल बड़े अच्छे निकाल के लाते हो, बहुत अच्छे से पूछते हो, और यकीन मानिए सर अगर आप सब लोग इस यहाँ तक अभी हैं तो आप सब लोग बिजनेस जरूर करिए, व्यापार। मैं हमेशा एक पॉडकास्ट में एक ही बात कहता हूँ, आपने कहीं सुने होंगे तो ये आपने बात जरूर सुनी होगी कि एक रोजगार से एक परिवार चलता है, लेकिन एक व्यापार कई परिवार चला सकता है। तो आप व्यापारी बनिए अगर आप कर सकते हैं तो। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।